So before we get into the presentation, चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्केट महंगा है क्या. हाँ, And when you say मार्केट महंगा है, what do you mean? Right. वो 5,500 कंपनी में से 450 कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाइस पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ठीक है. दे आर ट्रेडिंग. बट बाकी 5,000 कंपनीज में से देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच आर आइदर एट द एवरेज और बिलो द एवरेज ऑफ देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस. इतना जबरदस्त डी रेटिंग, राइट. वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो एवरेज इबिडा मार्जिन 20% चलते थे, वो दिसंबर 23 क्वार्टर में यूपीएल रिपोर्टेड 1% इबिडा मार्जिन. बाप रे बाप. एंड दे रिपोर्टेड देयर फर्स्ट एवर क्वार्टरली लॉस माय गुडनेस. इन दिसंबर 23 क्वार्टर. ये तो आप सारा सीक्रेट शेयर कर रहे सर. फेस टू फेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज. दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले और हमारे जो गेस्ट हमसे हमारे साथ जुड़े हैं वो आदित्य खेमका. ही इज़ अ फंड मैनेजर एंड ही इज़ एन अमेजिंग ऑरेटर. कल जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि आदित्य के अंदर में कितनी आदित्य है. थैंक यू विवेक. तो आज हम टॉपिक जो चर्चा करेंगे वो है महंगे मार्केट के अंदर में सही स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये महंगे मार्केट में हिम्मत तो नहीं हो रही है. तो आदित्य पूरा हमको बताने वाले हैं कि कैसे आप सही में सिक्लिकलिटी को ध्यान में रखते हुए महंगे मार्केट में इन्वेस्ट करें. तो आदित्य प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल हमारा आपके सामने. Sure. और मैं आपके साथ हूँ. Sure. मेरा ये बुरी आदत है बीच बीच में क्वेश्चन बहुत बिल्कुल पूछता हूँ, तो पूछिएगा. माइंड मत कीजिएगा. नॉट अ प्रॉब्लम. चलिए चालू करते हैं. सो बिफोर वी गेट इनटू द प्रेजेंटेशन, चलिए पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्केट महंगा है क्या. हाँ, एंड व्हेन यू से मार्केट महंगा है, व्हाट डू यू मीन? राइट. तो अगर आप निफ्टी 50 एज एन इंडेक्स देखेंगे, उनका 25 साल का हिस्ट्री का डेटा है. ब्लूमबर्ग में 1997 से डेटा है. 1997 से आज तक निफ्टी 50 का ट्रेलिंग प्राइस टू बुक मल्टीपल लगभग 2.8 टाइम्स आता है. ओके. और आज के डेट में निफ्टी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है वो मल्टीपल 3.8 है. ओके. तो यू आर, इफ यू लुक एट हिस्टोरिकल एवरेजेस, यू आर एट 40% प्रीमियम टू हिस्टोरिकल एवरेज. ओके. ओके. ठीक है. तो इस लेंस से देखेंगे मार्केट महंगा है. ओके. एक प्राइस बाय बुक को मैं थोड़ा इसको अगर एक्सप्लेन कर सकें आप. Sure, sure. क्योंकि निफ्टी है तो इसमें 50 स्टॉक है. 50 स्टॉक तो है. प्राइस बाय बुक कैसे निकालते हैं? करेक्ट. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे कंपनीज का मार्केट कैप ऐड कर देते हैं. हाँ. और सारी कंपनीज की टोटल बुक वैल्यू जो है उसको ऐड करके देते हैं, एंड वन डिवाइडेड बाय द अदर गिव्स यू प्राइस टू बुक. ठीक है. ठीक है. नाउ व्हाई डू वी चूज प्राइस टू बुक एंड नॉट प्राइस टू अर्निंग्स और ईवी एबिटा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन. हम लोग इसलिए चूज करते हैं प्राइस टू बुक क्योंकि बुक वैल्यू में सारे हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स हैं, इंक्लूडिंग गुड साइकिल्स एंड बैड साइकिल्स. करेक्ट. Whereas if I take EV EBITDA या PE रेशियो, तो मैं लास्ट के 12 महीने का डिनोमिनेटर ले रहा हूँ. बरोबर है. तो अगर लास्ट के 12 महीने में कंपनीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली प्रॉफिटेबल, जस्ट बिकॉज सम मटेरियल कॉस्ट हैज गॉन डाउन और बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट हैज गॉन डाउन फॉर सम रीजन, राइट. तो वो आपका PE मल्टीपल आर्टिफिशियली लो दिखता है. द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. लास्ट के 12 महीने से फॉर सम रीजन इफ कॉस्ट हैव गॉन अप टेम्पररीली, योर PE रेशियो विल आर्टिफिशियली लुक हाई. ये पी जो आप बोले ये ट्रेलिंग पी है. ये ट्रेलिंग पी है. सो हम लोग हमेशा ट्रेलिंग लेते हैं बिकॉज सी फ्यूचर किसी ने देखा नहीं. हम गेस मार सकते हैं फ्यूचर क्या होगा. दैट इज आवर जॉब एज फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट. वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर इज द पास्ट. तो ऑलवेज पास्ट को देख के चलना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए. सो प्राइस टू बुक में अगर हम देखेंगे तो 40% प्रीमियम पे. अगर मैं PE पे चला जाऊं तो प्रीमियम सिर्फ 10% दिखता है. क्योंकि अर्निंग्स अभी शायद जो इंडेक्स की कंपनीज हैं उनकी अर्निंग शायद थोड़ी इन्फ्लेटेड है. For some reasons, their material cost is lower. For some reasons, their employee cost is lower than what it has been in the past. Right. एंड हेंस वो अर्निंग्स थोड़ी सी हायर एंड पे दिख रही है. राइट. ठीक है. इसलिए हम प्राइस टू बुक पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, PE पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे हैं. तो उस लेंस में मार्केट महंगा है. अब सेम चीज़ अगर आप मिड कैप इंडेक्स के लिए देख लें, स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए देख लें, नंबर्स आर ऑल एट ऑल टाइम हाइज इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट महंगा है. बट लेट्स स्टॉप हियर एंड थिंक फॉर अ मिनट. 5,500 स्टॉक लिस्टेड है. निफ्टी कितना कंपनी है? 50. मिड कैप इंडेक्स कितना है? 100. स्मॉल कैप इंडेक्स कितना है? 100. तो 250 महंगी, इसका मतलब 5,500 महंगा. इज दैट द राइट एक्सट्रापोलेशन? हमको तो यही पढ़ाया गया है. so, कि ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट. नहीं. सो वी चैलेंज दैट नोशन. वी चैलेंज दैट नोशन वेरी वेरी स्ट्रांगली. एंड हमने ये देखा है कि अगर आज आप 5,500 कंपनी का हमने एनालिसिस करी, बिकॉज इट वाज जस्ट डेटा क्रंचिंग, वो 5,500 कंपनी में से 450 कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाइस पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस. ठीक है. दे आर ट्रेडिंग. बट बाकी 5,000 कंपनीज में से देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच आर आइदर एट द एवरेज और बिलो द एवरेज ऑफ देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस. तो ये जो हमने ये आज काउंटर सिक्लिकल इन्वेस्टिंग की हम जो बात करेंगे, इसमें हमने ये सोचा कि यार कोई भी हिस्टोरिकल मार्केट साइकिल आप देख लो, जब मार्केट साइकिल पीक करने वाला हो रहा होता है या पीक पे होता है,
तो आप देखेंगे 11 में से 5 या 6 सेक्टर ही जनरली डोमिनेट करते हैं एक साइकिल को। एकदम सही। और जो 5-6 सेक्टर एक साइकिल को डोमिनेट करते हैं, अगले साइकिल में वो सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करते। बरोबर है। और जो सेक्टर्स इस साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं किए, मेजॉरिटी ऑफ दो सेक्टर्स पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट साइकिल। बरोबर है। तो हमने कहा कि यार देखो, 2 टाइप के इन्वेस्टर से मिल रहे थे। एक टाइप का इन्वेस्टर था जिसने इस जर्नी में बहुत इंजॉय किया, उसका वेल्थ 3x 4x हो गया लास्ट के 2-3 साल में, और उसने बोला यार कि लेकिन अब डर लगने लगा है, तो अब क्या करूं। और एक टाइप का इन्वेस्टर था जो 2 साल पहले ही बोट से उतर गया, बोल के यार ये तो हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो वो अब रिग्रेट कर रहा है, वो फोमो में है, राइट, कि मेरा तो यार मिस हो गया। इन दोनों इन्वेस्टर्स के लिए एक ही सोल्यूशन है कि जो चल रहा है ना, अब उस पे से उतर जाओ या उसमें मत जाओ, जो नहीं चला है उसमें आओ, अगले साइकिल की तैयारी करो। बहुत सही है। तो ये जो काउंटर साइक्लिकल इन्वेस्टिंग, इट इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट साइकिल। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो पूरा साइकिल होता है उसके अंदर में हर साइकिल का लीडरशिप अलग अलग है। करेक्ट। तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि नेक्स्ट साइकिल के लीडर्स कौन होंगे। बट ये क्या हिस्टोरिकल डेटा से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस। तो अगर आप ये प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो स्लाइड हमने यहाँ दिखाई है, ये स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही 11 सेक्टर्स हैं जो ब्लूमबर्ग ब्रेकअप करता है अपने 5,500 कंपनीज को। ब्लूमबर्ग के साथ 11 इसमें ब्रेकअप कर देता है सेक्टर्स में। नाउ ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली वेटेजेस ऑफ दीज सेक्टर्स इन NSE 500 एज एन इंडेक्स ऑन अ गिवन डे। सो ये 31 दिसंबर 14, ये 31 दिसंबर 18 और ये 31 मार्च 24, यू नो, दैट इज द डेटा। नाउ ये जो कलर कोडिंग है, तो जब भी ये इंडेक्स का जब भी किसी सेक्टर का वेट इंडेक्स में अपने एवरेज से बहुत ज्यादा जाता है तो ये कलर रेड हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जब वो अपने एवरेज के आसपास होता है, कलर व्हाइटिश हो जाता है, और जब वो एवरेज से बहुत नीचे चला जाता है, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ अंडर ओनरशिप, तो वो कलर डीप ग्रीन हो जाता है। ओके। नाउ इफ यू सी, यू नो, हम सब बोलते हैं यार कि कोई ना कोई स्टॉक तो, या कोई ना कोई सेक्टर्स जो हैं जो बहुत सेक्युलर सेक्टर्स हैं, राइट। हमारे दिमाग में सेक्टर्स हैं जो बहुत सेक्युलर है, वो ऑल वेदर सेक्टर्स हैं। सबसे पहला नाम क्या आता है? कंज्यूमर स्टेपल, बिस्किट, साबुन, तेल। उससे ज्यादा सेक्युलर क्या मिलेगा आपको? बट लेट्स लुक एट कंज्यूमर स्टेपल्स डेटा। अगर आपने कंज्यूमर स्टेपल्स में लेट्स से दिसंबर 2015 में इन्वेस्ट किया होता, जब इसका वेट 9.44% था इंडेक्स में, उसके 8 साल बाद या 9 साल बाद भी आज वो वेट 9.44% से गिर के 7.5% हो गया। तो यू वुड हैव एक्चुअली लॉस्ट मनी रिलेटिव टू द इंडेक्स अगर आप सिर्फ कंज्यूमर स्टेपल में इन्वेस्टेड रहते दिसंबर 2015। बरोबर है, राइट। एंड बट बिजनेस तो सेक्युलर है, तो फिर स्टॉक्स क्यों नहीं इतने वैसे परफॉर्म करते हैं? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट जस्ट द बिजनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट योर एंट्री पॉइंट एट अ स्टॉक। इफ योर एंट्री पॉइंट इज रॉन्ग, इवन इफ द बिजनेस ग्रोज, यू विल नॉट मेक मच मनी। दैट इज व्हाट दिस डेटा इज टेलिंग यू। अब आप करंट साइकिल पे आ जाइए। हेल्थ केयर भी देख सकते हैं आप एज अनदर सेक्युलर, यू नो, परसीव्ड सेक्युलर सेक्टर। हेल्थ केयर 8.3% का वेट था दिसंबर 15 अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आज भी उसका वेट 5.78% है। आज भी वो कैचअप नहीं हुआ है आफ्टर 9-10 years ऑफ इन्वेस्टिंग। तो यू वुड हैव अगेन लॉस्ट अ बंच ऑफ मनी हैड यू रिमेन इन्वेस्टेड इन हेल्थ केयर। तो इसका जब आप एवरेज से कंपेयर करते हैं तो ये लास्ट कितने पीरियड का आप एवरेज देखते हैं? हम लोग एवरेज दे रहे हैं 12 साल का। 12 साल का 12 साल का एवरेज वेट। तो इसका मतलब ये जो हम लोग ये 6.6 दिसंबर 14 का हेल्थ केयर का देख रहे हैं, ये पिछले 12 साल का कंपेयर करके ये कलर कोडिंग किया। समझ गया। तो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड आज वो अंडर ओन्ड है या ओवर ओन्ड है, ये डेटा आपको सिर्फ वो बता रहा है। तो अगर हम मार्च 24 में अपने आप को रेडी कर लें कि हम मार्च 24 में खड़े हैं आज, तो मार्च 24 में विच आर द सेक्टर्स विच आर लुकिंग ओवर ओन्ड एंड विच आर द सेक्टर्स विच आर लुकिंग अंडर ओन्ड? सही है, वेरी क्लियर। इंडस्ट्रीज ओवर ओन्ड दिखते हैं, रियल एस्टेट ओवर ओन्ड दिख रहा है, यूटिलिटीज ओवर ओन्ड दिख रही है। अब और ये आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ओवर ओन्ड दिख रहा है रेड में ना। ये क्यों आपको ओवर ओन्ड दिख रहे हैं? क्योंकि आप आज के जो कहानियां हैं, आज के जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो 2-3 साल से इन्वेस्ट करके जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, आप उनसे पूछो, उनको रेलवे, उनको ये डिफेंस, उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, उनसे ये मारुति या उनके यू नो ऑटो एक्सिलरीज और रियल एस्टेट की बातें करेंगे, वो एनर्जी प्राइसेस की बातें करेंगे। तो ये जो सेक्टर्स चले हैं वो सिर्फ उनकी बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीछे के साइकिल्स नहीं देखे। उनको पता नहीं कि इन पास्ट साइकिल्स दीज वर सेक्टर्स विच वर नॉट परफॉर्मिंग फॉर 7 to 8 years। यूटिलिटीज को देखो आप, अगर आपने दिसंबर 2014 में यूटिलिटी में इन्वेस्ट किया होता तो दिसंबर 21 तक आप उसी वेट पे थे, तो यू वुड हैव परफॉर्म जस्ट इन लाइन विद द मार्केट, राइट। यू हैव नॉट डन एनीथिंग बेटर देन द मार्केट। बट अभी लास्ट के 3 साल से ये ओवर ऑन सेक्टर चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अब जो फ्रेश मनी आप एलोकेट कर रहे हो, वो फ्रेश मनी यू शुड बी एलोकेटिंग इन सेक्टर्स विच आर फ्लैशिंग ग्रीन टुडे। तो जहां पे अब ग्रीन कहाँ आता है? कंज्यूमर स्टेपल्स। कंज्यूमर स्टेपल, अब आप इसको फंडामेंटल से कोरिलेट कीजिए, खाली डेटा पॉइंट की बात नहीं है। कंज्यूमर स्टेपल लास्ट के 3-4 साल से क्यों नहीं परफॉर्म किया? क्योंकि रूरल इंडिया में कैश फ्लो नहीं है। कंज्यूमर स्टेपल्स गेट 50% और मोर ऑफ देयर अर्निंग्स फ्रॉम रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में लास्ट के 4-5 साल से कैश फ्लो नहीं है। तो अगर कैश फ्लो नहीं है तो वो नहीं खरीद सकते कंज्यूमर स्टेपल्स। लेकिन अब आपने आज का बजट सुना, अब जो बजट था उसमें क्या बोला? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 3 लाख करोड़।
तो दे आर पुशिंग मनी नाउ टू रूरल. तो अब क्या चलना शुरू हो जाएगा? कंज्यूमर स्टेपल्स, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आएगी अब, राइट. एंड यू कैन रीड द कमेंट्री ऑफ कंपनीज लाइक HUL, डाबर, मैरिको, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट रूरल इकोनॉमी रिकवरिंग, राइट. तो कनेक्टिंग द डॉट, कनेक्टिंग डेटा के साथ आप नैरेटिव को कनेक्ट करोगे ना, करेक्ट, तो फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस सॉलिड हो जाता है. Now if you look at the next one, financials, right? Now अभी बजट के पहले सब बोल रहे थे कि यार फाइनेंशियल्स में फार्म लोन वेवर आएगा, फाइनेंशियल्स में उतना लोन ग्रोथ नहीं आ रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ उतनी नहीं है, राइट. बट इट हैज स्टार्टेड फ्लैशिंग ग्रीन, विच मीन्स नाउ द वरीज आर ओवरकमिंग द फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ द सेक्टर. नाउ इफ यू लुक एट इट, आज के इसमें बजट में भी गवर्नमेंट ने क्या बोला? बैंक गारंटीज की बात करी कि भाई हम बैंक गारंटी देंगे फॉर MSMEs एंड SMEs, राइट. और उन्होंने और भी चीज़ें करी ऐसी, जैसे उन्होंने इक्विटी टैक्सेशन बढ़ा दिया. और ये जो इक्विटी टैक्सेशन STCG और LTCG बढ़ाया है, इसके पीछे राज क्या है? वो चाहते हैं कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो सिर्फ इक्विटी में नहीं जाके वापस बैंक डिपॉजिट्स की तरफ भी जाए. बरोबर है. तो वो बैंक डिपॉजिट्स की तरफ जाएंगे, डिपॉजिट ग्रोथ आएगी, डिपॉजिट ग्रोथ से लोन ग्रोथ आएगी. तो अगेन इट इज टाइम इन विद व्हाट द डेटा इज ट्राइंग टू शो यू. IT का आप देखिए अभी रेड का है, और इवन हेल्थ केयर आप देखोगे वो वाइट में है. अभी IT में क्या स्टोरी है? IT में सारी दुनिया, US में रिसेशन आएगा, यूरोप में रिसेशन आएगा, IT इज सो अंडर ओन. बट इफ यू लुक एट इट, फेड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ फेड रेट कट, राइट. सी, अगर US में रिसेशन आना होता तो जब आपका इंटरेस्ट रेट 0% से 5.5% गया, रिसेशन तो उस पीरियड में आ जाता. अभी भी रिसेशन अगर नहीं आया है, एंड नाउ द फर्स्ट साइन द US shows of recession, the Fed has enough rate cuts in its pocket to throw it on the face of recession and say कि boss, I am injecting liquidity, forget about recession. तो जैसे ही वो होगा, IT pack will start doing well. And you have already seen in the past 2-3 months, क्योंकि डेटा मार्च 24 का है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में स्टेपल्स IT have already done phenomenally, ऑलरेडी रिकवर कर. तो you can see that the data works. सही है. एंड सो ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द डॉट्स, एज विवेक सेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया. करेक्ट. एक खाली वो छोटी सी बात थी, ये कह रहे हैं मुझे कि बात करते करते बोला ना कि आज बजट, तो एक्चुअली आज बजट वाला ही दिन है जब हम रिकॉर्ड करें. एक्चुअली वीडियो बाद में जाएगा, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ और मैं आपको थैंक यू भी बोल देता हूँ कि बजट वाले दिन शाम को ये समय निकालें रिकॉर्ड करने के लिए. सो थैंक यू फॉर दिस एफर्ट. माय प्लेजर, थैंक यू सो मच. अब हम बात करते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कंपनीज विच आर प्रोबेबली अ मीन रिवर्जन प्ले. यानी कि जो कंपनीज आज शायद अंडर ओन्ड है, अंडर रिसर्च्ड है, एंड प्रोबेबली इवन नोबडी वांट्स टू इवैल्यूएट देम. हाउ डू यू आइडेंटिफाई सच कंपनीज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स, राइट. तो उसमें दो चीज़ें होती है. एक तो बॉटम अप अप्रोच करना पड़ता है, मतलब कंपनी के बारे में रिसर्च, और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच कि उस सेक्टर में या उस पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में क्या हो रहा है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से UPL की. इट यूज्ड टू बी अ निफ्टी स्टॉक. Now, because it is under-owned and hated at this point or under-researched at this point, it is out of the Nifty also. It has just recently dropped out of the Nifty. मैं एक केस स्टडी के तौर पे ले रहा हूँ, so don't take it as a buy sell recommendation. Yes, no recommendation, disclaimer है. Yeah, it's just a case study that I am trying to tell you. Now, UPL में लास्ट के 3-4 साल से वॉल्यूम ग्रोथ कम आ रही थी. अगेन रूरल में कैश नहीं था, रूरल फार्मर्स बाय फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो वहाँ पे ग्रोथ का चैलेंज था. प्लस UPL में बिकॉज लेट्स से लास्ट के 2-3 साल से चाइना ने एग्री में डंपिंग चालू कर दी. ना चाइनीज प्लेयर्स वो डंपिंग क्यों कर रहे थे? चाइनीज ने कोविड के टाइम पे बहुत सारा एग्री केमिकल प्रोड्यूस किया जो वो बेच नहीं पाए, क्योंकि बार बार उनकी इकोनॉमी लॉकडाउन में जा रही थी. लॉजिस्टिक्स वाज कंप्लीटली डिसरप्टेड. नाउ एग्री केमिकल इज अ प्रोडक्ट विच एक्सपायर्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू. तो वो प्रोडक्ट एक्सपायरी के पास आ गए जब चाइना अनलॉक हुआ. तो अब ये जो चाइनीज कंपनी थी, इन्होंने बोला यार ये प्रोडक्ट गोडाउन में या तो आग लगानी पड़ेगी या इनको मार्केट में भाव तोड़ के बेचो. तो उन्होंने मार्केट में भाव तोड़ के माल बेच दिया. अब उससे क्या हुआ, जो उनके कंपेटिटर्स हैं, बिकॉज एग्री केमिकल में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, देयर इज नो ब्रांडिंग, तो जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं थे, दे हैड टू मीट द प्राइस एट चाइनीज कंपनीज वर डंपिंग एट. तो इनके मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई. नाउ दैट आई अंडरस्टैंड व्हाई UPL सॉर्ट ऑफ डी-रेटेड. सो UPL का आप लास्ट के 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन देखेंगे 3 टाइम प्राइस टू बुक है, एंड UPL 6 months बैक वाज अवेलेबल एट 1 टाइम प्राइस टू बुक. 3 टाइम्स का एवरेज से 1 टाइम पे आ गया. वो इतना जबरदस्त डी-रेटिंग, राइट. वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो एवरेज EBITDA मार्जिन 20% चलते थे, वो दिसंबर 23 क्वार्टर में UPL रिपोर्टेड 1% EBITDA मार्जिन. बाप रे बाप. एंड दे रिपोर्टेड देयर फर्स्ट एवर क्वार्टरली लॉस. माय गुडनेस. इन दिसंबर 23 क्वार्टर. ऑल बिकॉज ऑफ चाइना का डंपिंग. ओ माय गॉड. क्योंकि प्राइस काटना पड़ा. अब आपके कॉस्ट वही रहेंगे और प्राइस कम कर दोगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा. So that is the time we started looking at UPL. So when we looked at UPL कि भाई जो कंपनी 20% EBITDA मार्जिन कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करती है, अचानक से 1%, जो हमेशा प्रॉफिटेबल रही है, अचानक से लॉस, व्हाट हैज हैपेंड? वी रियलाइज ये चाइना डंपिंग का एंगल आ रहा है पूरा. देन वी रियलाइज कि अच्छा ठीक है, चलो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इज एट इट्स बॉटम, प्रोबेबली इज द वैल्यूएशन ऑल्सो एट इट्स बॉटम. यस, इट वाज एट इट्स बॉटम.
used to trading at 1 time book when the average valuation was 3 time book. It was definitely close to its all time bottom. In fact, UPL even during the global financial crisis of 2008 उसका bottom था 1.4 time price to book. Okay. और अभी 6 महीना पहले 1 time price to book अवेलेबल था below the global financial crisis valuation. Okay. So which made us very very interested in the stock. Yeah. Then we did more study, competitive landscape study किया. This is all bottom part of the bottom up. तो हमने competitive landscape study किया. Competitive landscape पता चला there are 7 large agrochemical companies in the world. उसमें से एक UPL आता है. Of these 7, 5 companies had net debt to EBITDA of more than 7. Okay. Now net debt to EBITDA more than 7, the debt becomes near to unserviceable. Right. Interest cost भी नहीं पे कर पाओगे. Right. Right. So there were only 2 potential outcomes. Either you increase prices, all 7 survive, Yeah. or you let the prices be down and these 5 who have more than 7 times EBITDA go bankrupt. Go bankrupt. Okay. Because UPL was one of the 2 who did not have so much debt, अच्छा. it would have survived in either cases. Right. And as an investor, I would have made money in either cases. Because या तो prices बढ़ते तो UPL का मार्जिन बढ़ जाता, या बाकी 5 कंपटीटर चले गए तो इतना वॉल्यूम ग्रोथ तो प्राइसिंग का लीवर मिल जाता कि UPL का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता. So it was a win-win case study for us, and we did, we identified the stock in that fashion. So this is part of our bottom up. Historical price to book क्या है, historical margins क्या है, आज क्या है, और उसका explanation क्या है. तो ये स्टॉक का आइडिया कहाँ से आया? इतने सारे स्टॉक उसमें यूपीएल की पकड़े? नहीं, सो वीरन स्क्रीनर्स की कौन अपने एवरेज वैल्यूएशन से 20% लोअर है, 50% लोअर है, राइट? कौन अपने एवरेज EBITDA मार्जिन से 5%, 10% बिलो रिपोर्ट कर रहा है. एंड देन वी ट्राई टू कैच द स्वीट स्पॉट जहाँ पे मार्जिन टेम्पररीली डिसरप्टेड है और वैल्यूएशन परमानेंटली डाउन हो गया. इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं. इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं. बट वैल्यू इन्वेस्टिंग डज नॉट नेसेसरीली मीन यू आर बाइंग इनटू अ company which is disrupted for any reason. Value investing may also mean that a company is doing well, but the valuation is not caught up with the financials. Right. What we are talking about is kind of counter-cyclical investing, which is slightly different from value investing. In the sense that you don't buy what is doing well, even financially. You buy what is not doing well now, and you try to understand if it will do well in future. If the answer of that is yes, then the valuation will also support you. See, as an investor, double bonanza क्या है? अर्निंग ग्रोथ भी चाहिए और मल्टीपल री-रेटिंग भी चाहिए. अगर आप फ्रंट लाइन इंडिसेस आज खरीदते हो, यू विल गेट योर अर्निंग ग्रोथ स्टिल. यू विल प्रोबेबली नॉट गेट अ मल्टीपल री-रेटिंग, यू विल पोटेंशियली गेट अ मल्टीपल डी-रेटिंग, क्योंकि एज एन इंडेक्स ये सब अपने वैल्यूएशन मल्टीपल्स के हिस्टोरिकल हाइस पे चल रहा है. तो यू विल प्रोबेबली द अर्निंग्स विल ग्रो बाय 15% CAGR, बट वो स्टॉक फिर भी फ्लैट रह जाएगा. तो इसका मतलब आपके मल्टीपल हर साल 15% गिरते जाएंगे. तो अगले 2-3 साल तक हो सकता है आपका पैसा ही ना बने. राइट? समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड इन एशियन पेंट्स, HDFC बैंक. Over the last 2-3 years, we have seen such stocks to that. ऐसा नहीं कि उनकी अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही, but the stock hasn't performed because मल्टीपल गलत था 2-3 साल पहले. अब वो मल्टीपल करेक्ट हो रहा है. करेक्ट. सो हमें मल्टीपल भी हमारे फेवर में चाहिए और अर्निंग साइकिल भी हमारे फेवर में चाहिए. समझ गया. That is the approach. आप वैल्यूएशन मल्टीपल के लिए प्राइस बाय बुक को काफी वैल्यू देते हैं. Yes. फिर उसके बाद सेकंड इज EV/EBITDA. Yes, second is EV/EBITDA because it accounts for debt, which PE multiple doesn't. करेक्ट. और थर्ड PE मल्टीपल. Third लग तो नहीं रहा आपकी not बात से PE. कि आप देखते नहीं, हम PE नहीं देखते. अच्छा. हम देखते हैं एंटरप्राइज वैल्यू बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो. अच्छा. क्योंकि अगेन आई एम अकाउंटिंग फॉर डेट इन एंटरप्राइज वैल्यू. एंड E आज के डेट में बिकॉज ऑफ ESOPs एंड डेप्रिसिएशन, E इज वेरी वेरी kind of diluted as a number. It has no meaning. Operating cash flow will always have a meaning. It's cash. It's cash. So अभी example देता हूँ. There are certain companies that pay tax rate of 25%, but their P&L tax rate is 9%. तो उसमें आप E देखोगे तो E is inflated. But जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें टैक्स रेट 25% पे किया है उसने. तो दैट इज एडजस्टेड फॉर दैट. सिमिलरली another company I can talk about, they have a ESOP plan in which the ESOP plan, so Thyrocare की बात कर रहा हूँ, just again as an example, no recommendations here, but उनके जो मैनेजमेंट है उनको जो ESOP मिला है वो API होल्डिंग्स का मिला है जो थायरोकेयर का पेरेंट है. लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है कि थायरोकेयर के मैनेजमेंट को ESOP मिला है तो जो ESOP का कॉस्ट है वो थायरोकेयर के P&L पे डेबिट होना चाहिए. तो P&L पे डेबिट हो रहा है. बरोबर है. अब जो आपका अर्निंग्स है, थायरोकेयर का अर्निंग लास्ट ईयर 70 करोड़ था लेट्स से, उसमें 40 करोड़ का ESOP डेबिट है. लेकिन ESOP का ना तो डाइल्यूशन थायरोकेयर को होगा, ना ही कोई कैश एक्सपेंस थायरोकेयर से जा रहा है. तो अगर आप थायरोकेयर का कैश फ्लो देखोगे तो वो 150 करोड़ है. तो पैट 70 लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 150. नाउ what is the present value of an asset? It is the present value of future cash flow. फ्यूचर कैश. बरोबर है. तो अगर कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो मैं क्यों उस E के नंबर को लेके ऑब्सेस कर रहा हूँ? एकदम. राइट. एक और क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ जहाँ हमने 5 times we made 5x of our capital in 3 years by just avoiding PE. अच्छा. हाँ. And that was a company called Healthcare Global. Okay. It is a hospital. They do cancer specialty. 3 साल पहले वो लॉस मेकिंग थे. The E was negative.
और लास्ट के 10 साल से लगातार वो कैश जनरेटिंग है. इट हैज नेवर गॉन नेगेटिव कैश इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ये कैसे हो गया? डेप्रिसिएशन वाज वेरी हाई. ओह, हॉस्पिटल है ना, लैंड एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, डेप्रिसिएशन इज वेरी हाई. प्लस उनके इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, वो R&D करते हैं, R&D कैपिटलाइज होती है, कैपिटलाइज होकर एमोटाइज होती है. तो जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो इतने हाई हैं कि आपका ई सो सप्रेस्ड ना. अब जाके वो प्रॉफिटेबल हुए, बट स्टॉक तो ऑलरेडी 5x हो गया. तो ई देखना बंद कर दें, फिर पी देखना बंद कर दें? आइडियली नहीं देखना चाहिए, एकदम बहुत नहीं देखना चाहिए, बहुत सही है. क्योंकि कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. इसलिए मैं सोचता था कि ये लॉस वाली कंपनियां, इसका स्टॉक क्यों चल रहा है? सो यू हैव टू सी व्हाट हैपेंस देयर, राइट. अगर वो कैश जनरेट कर रही है तो एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है. लॉस इज जस्ट अ पेपर एंट्री, इट इज़ नॉट एक्चुअली लॉस. और ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमने काफ़ी मल्टीपल टाइम्स कर लिया अपना पैसा, बिकॉज वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कंपनीज दैट वर जनरेटिंग कैश बट वर रिपोर्टिंग लॉसेस. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैड. स्क्रीनर भी चलाने का एक तरीका आना चाहिए. बिल्कुल. कुछ भी मतलब रेडीमेड स्क्रीन देख ली और चला दिया और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो जाओगे. हाँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कंफर्टेबल एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. या तो हम लोग ढूंढ रहे थे वो कंपनीज जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है. हाँ, और कहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जहाँ पी रेशियो नेगेटिव आता है, क्योंकि ई नेगेटिव है. तो वहाँ इसीलिए काउंटर साइकिल करना. हाँ, इसीलिए वही लोगों का ध्यान नहीं होता है. हाँ, नहीं है. और जब वो ई पॉजिटिव हो जाता है, बाय द टाइम दे रियलाइज कि ई पॉजिटिव हो रहा है, कैश फ्लो इतना जनरेट हो चुका होता है, स्टॉक प्राइस इतना चल चुका होता है कि हमारा ऑलरेडी. आप ऑलरेडी बेच रहे हो? नहीं, वैसे तो नहीं. अभी भी बहुत टीम बाकी है, बट क्योंकि अभी भी लेट्स से एक SCG का एक फिर एग्जांपल देता हूँ, जस्ट बिकॉज आई रिमेंबर द नंबर्स. SCG का पी मल्टीपल अभी 150 दिखता है और EV to OCF 20 है. 150 वर्सेस 20, मतलब उसका E इज 1/7 ऑफ हिज OCF. माय गॉड, तो कोई पॉइंट ही नहीं अभी बेच के उसको. ई मत देखिए, एबिटा देखिए. हाँ, EBITDA पे देखेंगे तो आपको SCG 18 टाइम पे है, बट EBITDA रिमेंबर इज अ प्री टैक्स नंबर. हाँ, OCF इज अ पोस्ट टैक्स. ओ या राइट. तो उस इन दैट केस ऑल्सो, तो अगर आप EV/EBITDA देखोगे तो लेट्स से एन SCG विल लुक डू यू लाइक 18 टाइम्स एंड EV to OCF इज 20 टाइम्स, व्हिच इज ओके बिकॉज टैक्स का डिफरेंस है. टैक्स EV तो सेम है दोनों में, टैक्स का डिफरेंस है EBITDA और OCF में broadly speaking. तो EV/EBITDA देख सकते हैं, व्हिच इज व्हाई आई सेड वी लुक एट 3 रेशियोज, क्योंकि इजी है डेटा वो मिलना. वो डेटा इजी है. कैश फ्लो पर शेयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो डेटा नहीं मिलता. हाँ, लेकिन बिगेस्ट मेरे हिस्टोरिकल करियर में विनर्स EV to OCF से आइडेंटिफाई हुआ. बट सर ये बात है, क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर में तो कैश फ्लो मिलता नहीं मिलेगा, 6 मंथ्स में मिलेगा. एवरी 6 मंथ्स यू गेट तो स्टॉकेज में डालना पड़ेगा 6 मंथ. तो 6 मंथ का डेटा आता है. इंटरेस्टिंग. अगर आप डालेंगे तो मेरे जैसे लोग बहुत थैंक यू बोलेंगे, मेरा टाइम बच जाएगा. तो सो दैट्स द बॉटम अप अप्रोच. वी लुक एट द स्टॉक. नाउ द टॉप डाउन अप्रोच इज वी लुक एट द इकोनॉमी. जैसे मैंने आपको बोला UPL का एग्जांपल पे वापस आते हैं, तो UPL के एग्जांपल पे रूरल इनकम वाज नॉट डूइंग वेल. रूरल फार्मर्स के पास कैश फ्लो नहीं था. ग्लोबली लैटाम में उस टाइम पे वो आया हुआ था, एल नीनो आया हुआ था लास्ट के 2 साल में. तो लैटाम इज अनदर बिग मार्केट फॉर एग्री प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज. अच्छा. तो टॉप डाउन अप्रोच वाज आल्सो टेलिंग यू दैट देयर इज टॉप डाउन डिसरप्शन आल्सो व्हिच कैन नॉट बी परमानेंट. यू कैन नॉट अज्यूम एल नीनो टू बी अ रिकरिंग इवेंट एवरी ईयर एंड टू कॉज एज मच डिस्ट्रक्शन एज इट कॉज लास्ट ईयर, लेट्स से. यू कैन नॉट अज्यूम दैट वे. यू कैन नॉट अज्यूम इंडिया में हर साल मानसून अच्छा नहीं आएगा, राइट. तो ये अगर टॉप डाउन में भी हमें डिसरप्शन दिख रहा है विच इज टेम्पररी, बॉटम अप में भी डिसरप्शन दिख रहा है विच इज टेम्पररी, दैट जनरली मेक्स फॉर अ ग्रेट case of good value investing. Wow. So that is how we identify in this way. You may identify stocks. अभी बस 2 केस स्टडीज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे, एंड दीज आर, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज विच आर वेरी वेल रिसर्च्ड, वेरी वेरी वेल रिसर्च्ड. एवरीबडी नोज देयर नेम, नो हिडन जेम, नो स्मॉल केस, नथिंग, एक्सट्रीमली वेल ओन. मारुति सुजुकी की बात करेंगे. देखिए, मारुति सुजुकी का आप FY8 से FY12 की जर्नी अगर आप देखेंगे तो उस मारुति सुजुकी हिस्टोरिकली 15% EBITDA कंपनी है. ओके. एंड आप देखेंगे तो FY12 में उसका EBITDA गिर के 7% हो गया और FY13 में 7 to 10% के बीच में EBITDA घूम रहा था उसका क्वार्टर टू क्वार्टर. Now, why did this happen? If you remember, this was a period of inflation in commodities. And Maruti के लिए obviously aluminum, steel, these are inputs. तो वो inputs का जो cost inflation था वो pass on नहीं कर पा रहा था consumer को, तो उसके EBITDA margins में impact आया. Now, at this stage, we asked ourselves the question: Is inflation in commodities a permanent issue to Maruti or is it a temporary issue to Maruti? उसके लिए पहले आंसर करना है कि क्या प्राइसेस वापस कम हो जाएंगे मेटल्स के, या मारुति प्राइसेस बढ़ा के मार्जिन पास ऑन कर देगा. तो बढ़ा देगा. तो हमने देखा था, तो हिस्टोरिकली मार्जिन उसने रिस्टोर किया. ऑलवेज दे बी एबल टू रिस्टोर मार्जिन. वो अपने प्राइसेस बढ़ा देता है. कुछ हो सकता है कमोडिटी के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं फ्रॉम द पीक्स. तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे आया स्टॉक, तब हमने नोटिस किया कि मारुति का PE मल्टीपल कुछ हाई दिख रहा है, ऑप्टिकली 25 दिख रहा है, जबकि हिस्टोरिकली वो 18-16 के बीच में रहता था, अभी 25 दिख रहा है. लेकिन प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो जो 2.5-3 की रेंज में रहता था वो भी 2.1 दिख रहा था.
तो हमने कहा प्राइस टू बुक पे सस्ता है और पीई पे महंगा है, ये कैसे हो रहा है? मतलब ई सप्रेस्ड है। अगर ई सप्रेस्ड होगा तो पीई ऊपर दिखेगा और प्राइस टू बुक कम दिखेगा। तो यहाँ पे जाके फिर हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्या ये मीन रिवर्ट करेगा, मार्जिन 15 जाएगा? आंसर यस आया। तो हमने अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे 7-8 साल तक मारुति का स्टॉक प्राइस 1200-1500 के बीच में घूम रहा था। हमने यहाँ पे 1200-1500 के बीच में मारुति पे बैठ लिया। इवन इन अ लार्ज कैप लाइक मारुति 3-4 साल के अंदर वापस 15% मार्जिन आ गया। स्टॉक 1500 से सीधा 9000। In a 3-year period, you made a 6x in a large cap like Maruti, where there was no under research, there was no under ownership. What are you playing with here? You have to understand what are you playing with here. You are betting against people who are betting for instant gratification. You are saying, I have one thing better than you, that is patience. मैं बैठ सकता हूँ खरीद के, मुझे ये नहीं चाहिए कि मारुति का मार्जिन नेक्स्ट ईयर ही रिवर्ट करे। वो 3 साल बाद भी रिवर्ट करता तो भी मेरा 6x कोई बुरा नहीं है। I'm happy. आप बेचेंगे कब इसको? सेम लॉजिक से लेने का लॉजिक। FY16 में जब इनका मार्जिन एक्चुअली 15 आ गया था। नाउ इफ यू अगेन कम बैक टू द मल्टीपल्स हियर, राइट, 16, 17, 18 आप देखिए, पी मल्टीपल तो वही 20-25 के रेंज में आ गया जो यहाँ पहले भी अटेन कर चुका था। लेकिन आप प्राइस टू बुक देखिए, अब इसका 6.5, 7.5 होने लग गया था यहाँ पे, करेक्ट, जबकि हिस्टोरिकली तो 2 से 3 का प्राइस टू बुक था। तो हमने यहाँ पे बेचा भी, ये हमने, और उसके बाद 4 साल तक मारुति वो प्राइस नहीं टच किया जिस प्राइस पे हमने बेचा था। और नेक्स्ट टाइम आप नीचे नहीं लिए? लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम हमने इस जो प्रोडक्ट में अभी मैनेज करता हूँ इक्विटी एडवांटेज EIF, उसमें हमने लिया है। उसमें लिया आपने? उसमें हमने 9,500 से बाइंग शुरू करी थी। आज स्टॉक शायद 12,500, 13,500। बट उसमें क्या थ्योरी? ये थ्योरी सेम थ्योरी है। ये वापस मार्जिन देखिए ना, 9.5 में आप क्यों लिए? देखिए बेसिकली भाव से मतलब ही नहीं है। मार्जिन और नहीं, भाव से मतलब है। क्यों? नहीं, वो तो आपका P/B में आ गया ना। हाँ, प्राइस टू बुक में आ गया। पॉइंट इसकी जो थॉट है ना, 9,500 हो गया, बहुत महंगा हो गया। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो 4 साल पहले 11,000 था, उससे क्या हुआ? तो 9,500 है। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो हम लोग ने प्राइस टू बुक पे वापस फोकस किया। भाई वो 2.6 और 4 का प्राइस टू बुक आ गया जो एवरेज 5 से 6 चल रहा था। तो हमने बोला दिस इज अ गुड प्राइस पॉइंट। पी मल्टीपल अगेन 60 दिखने लगा, जो पहले 23-25, तो पी मल्टीपल वाज अगेन इन्फ्लेटेड। तो हम कभी नहीं लेता, पी मल्टीपल देखता था। व्हिच मींस मार्जिन्स वर डाउन एंड वी कैन सी द मार्जिन्स, दे वर डाउन एंड वी हैव ऑलरेडी मेड 30% इन लेस देन अ ईयर इन अ लार्ज कैप अगेन लाइक मारुति। ये तो आप सारा सीक्रेट शेयर करते हैं। सर, अगर आप जैसे लोग वो स्टॉक खरीदेंगे जो हम खरीद रहे हैं तो हमारा स्टॉक वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। आई एम हैप्पी टू शेयर सीक्रेट्स, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। चलिए एक और केस स्टडी ले लेते हैं। एंड अगेन मिड कैप कंपनी, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी, इप्का लैबोरेटरीज। I don't think there will be many people who would have not know the name, right? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप देखिए इप्का को FY14 में जब स्टेडी स्टेट में थे कंपनी, 19 रुपये का EPS था, 22 टाइम का PE था, 5 से 6 के बीच में इसका प्राइस टू बुक चलता रहता है। दैट हैज बीन हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ इप्का। विद इन 2 years हिज EPS ऑफ 19 रुपीज फेल टू 4 रुपीज। बेसिकली मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया, एक्सपोर्ट बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया, लेकिन कॉस्ट एक्सपोर्ट के सारे थे, लेकिन रेवेन्यू बंद हो गए। तो जो EPS है वो 19 रुपये का 4 रुपये हो गया। नाउ इफ यू लुक एट द PE मल्टीपल, वो 22 का बढ़ के 80 हो गया, बट नाउ फोकस ऑन प्राइस टू बुक, इट्स क्लोज टू 3। एंड 3 साल तक वहां था, ये 3 साल तक ये 3 के प्राइस टू बुक पे मिल रहा था। तो हमने ये 3 साल में यहाँ पे DSP में हमने इप्का अक्यूमुलेट किया। एट वन पॉइंट एट DSP वी हैड मोर देन 10% इक्विटी ऑफ इप्का। वाओ, क्यूमुलेटिव DSP के सारे फंड्स मिला के 10% इक्विटी से ज्यादा था इप्का का हमारे पास एट दिस स्टेज। इतने कन्विंस थे आप? हम लोग इतने कन्विंस थे बिकॉज ये प्लेबुक हमने पहले कई बार खेला और हर बार जीते हैं। अच्छा। तो इट्स 100% कन्विक्शन बेट, राइट। अब आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, अगले 4 साल में वो 4 रुपये का EPS 45, EPS 10 गुना हो गया, स्टॉक 6 गुना हो गया, 200 का 1200। तो these are all again the same thing. I may not be smarter than you, I may not be faster than you, but being slow has its own advantages. I am more patient than you, and if I am more patient than you, then I can catch those stocks जहाँ मुझे instant gratification नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आपको भी नहीं दिख रहा है। तो आप इसलिए नहीं खरीदोगे कि आपको instant gratification नहीं दिख रहा है। मैं इसीलिए खरीदूंगा क्योंकि आप नहीं खरीद रहे हो, वो स्टॉक दबा हुआ है, बराबर है। तो मेरा margin of safety is high. My investment horizon needs to be slightly longer. Yeah. But that is okay. I am okay to be lazy. I am okay to be at rest when you are working hard for every quarter. सही बात है। So अब हम बात करते हैं कि हमें किन पॉकेट्स में मीन रिवर्जन दिख रहा है आज के डेट में। तो पहला हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, रूरल कंजम्पशन। रूरल कंजम्पशन लास्ट के 3-4 साल से रूरल इंडिया में ग्रोथ नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है। तो वो स्टॉक्स अंडर ओन्ड है, अंडर रिसर्च्ड हैं एंड अंडर अप्रिशिएटेड है। लेकिन अब वही मार्च 24 से अगर आप आज का डेट देखेंगे तो ऑलरेडी some FMCG stocks have started doing well, and some of the fertilizer stocks are doing well, which again all are rural facing businesses, right?
दूसरा हम देख रहे हैं केपेक्स रिवाइवल ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है केपेक्स में, विवेक जी आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सम बिजनेसेस द मोमेंट यू डू केपेक्स यू आर एबल टू मोनेटाइज इट, क्योंकि वो बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब उसको भरना शुरू कर दो आदमियों से, तो आपका रेवेन्यू चालू हो जाता है। सम बिजनेसेस द केपेक्स खत्म होने में और रेवेन्यू आने में 2 से 5 साल भी लग जाते हैं ना। ये किस टाइप के बिजनेसेस होते हैं? जहाँ अप्रूवल्स की जरूरत होती है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स या प्रोडक्ट का अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि उसमें टू एंड फ्रो बहुत होता है, एंड टू एंड फ्रो होता है तो टाइम बहुत जाता है ना। इन बिजनेसेस में क्या होता है, द मोमेंट दे डू केपेक्स, बैलेंस शीट हैवी होगी, आपने मोस्ट लाइकली डेट लिया है केपेक्स लेने के लिए, बैलेंस शीट हैवी हो गई, और जैसे ही आप केपेक्स चालू करते हैं उसका रिलेटेड ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चालू हो जाते हैं, तो आपका पीएनएल लाइटर हो गया, इन द टर्म प्रॉफिट मार्जिन गिर गए, पीएनएल हल्का हो गया, तो आपका आरओई पे डबल हिट आता है। वन योर बैलेंस शीट साइज गोज अप, टू योर प्रॉफिट साइज गोज डाउन। तो आपका जो 20% आरओई का धंधा होगा वो अचानक से 10% आरओई दिखने लग जाएगा। नाउ द एवरेज इन्वेस्टर हु लुक्स एट दीज नंबर्स एंड सेज अरे बॉस ये क्या हो रहा है धंधे में, बेचो, राइट। और हम उस पीरियड में जाके उन स्टॉक्स को इवैल्यूएट करते हैं कि चलो 20 का 10 क्यों हुआ। अगर ये केपेक्स किया है इसने और वो केपेक्स से रेवेन्यू नहीं आ रहा है इसलिए हुआ, तब तो इसको अभी खरीदने का सही टाइम है, क्योंकि अब अगले 2 साल में क्या होगा, केपेक्स पैसा बनाना शुरू कर देगा, रेवेन्यू आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो पहले से थे, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो से आप डेट रिपे करोगे, तो प्रॉफिट ऊपर जाएगा, बैलेंस शीट साइज नीचे जाएगा, आपका आरओई डबल एक्सपैंड करेगा, एंड दैट इज व्हेन द स्टॉक विल अगेन रीरेट, राइट। तो हम लोग केपेक्स की ऐसी स्टोरीज ढूंढते हैं जहाँ पे मोनेटाइजेशन और कंप्लीशन ऑफ केपेक्स में एक अच्छा गैप हो, और उस गैप में अगर हम स्टॉक को पकड़ सकें तो दैट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। आज के डेट में हेल्थ केयर रिलेटेड हमको लगता है बहुत ज़्यादा मेन डिवर्जन हेल्थ केयर में होने वाला है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? हेल्थ केयर का 80 to 90% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। नाउ चाइना फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स बार बार लॉकडाउन अनलॉक में था, तो वो हेल्थ केयर का जो रॉ मटेरियल था उसका सप्लाई सीमलेस नहीं था, बहुत डिसरप्टेड था। तो जो हेल्थ केयर के रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो बहुत एलिवेटेड थे। नो बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस वर एलिवेटेड, ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन। तो ऑन एन एवरेज हेल्थ केयर कंपनीज लॉस्ट 450 basis points of gross margin in last 2 years. 450 basis point gross margin lose. Because of China disruption. Because of China is not supplying seamlessly. If they are not supplying seamlessly, the prices go up. Traders का तो काम है, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो दाम बढ़ा देंगे, तो वो हायर प्राइस पे भी खरीद रहे हैं, क्योंकि फार्मा में आप सप्लाई नहीं रोक सकते, कुछ भी हो जाए, पेशेंट मर जाता है। तो वो कम दामों में बेच रहे हैं, मतलब कम मार्जिन पे बेच रहे थे, पर अब चाइना कंप्लीटली अनलॉक हो गया और अब उनके पास ओवर कैपेसिटी है, अब वो बेच रहे हैं, वो दाम तोड़ के बेच रहे हैं। अच्छा, ये वो लास्ट के 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट आया, जबकि लॉस 450 बेसिस पॉइंट। तो अब लोग मुझसे पूछते आते थे, तुम तो बोल रहा था इंप्रूव हो जाएगा, इंप्रूव क्यों नहीं हुआ? भाई फार्मा में कम से कम 1 से 2 साल की इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की। ओह या ऑफ कोर्स, तो पुराना महंगा लिया हुआ है तो उसको तो सरकार ने पीएनएल में तो वो आ रहा है ना, जो पुराना महंगा लिया हुआ है, जो लास्ट के 1 साल से सस्ता खरीद रहे हैं वो अगले 1 साल में पीएनएल में आएगा। तो आपका जो एक्चुअल मार्जिन एक्सपेंशन है वो हो चुका है 1 साल पहले से, लेकिन आपको बुक्स में अगले 1 साल में दिखेगा। माय गुडनेस। तो ये मेक इन इंडिया वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है? मेक इन इंडिया से बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देखिए, हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट मेक इन इंडिया इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द वेस्टर्न इकोनॉमी सेइंग डोंट मेक इन चाइना। सो आपने बायोसिक्योर एक्ट का नाम सुना होगा। बायोसिक्योर एक्ट में यूएस गवर्नमेंट इज एक्टिवली टेलिंग देयर फार्मा कंपनीज एंड हेल्थ केयर कंपनीज डोंट सोर्स मटेरियल ओनली फ्रॉम चाइना. Now, why are they saying that? If you go into the depths of it, which was the first country to come up with a COVID vaccine? Any ideas? China itself? No? Yes. You know? China. Yes. Which was the last country to export a COVID vaccine? China. China. So they weaponized COVID. दुनिया को COVID दिया, वैक्सीन सबसे पहले बनाई, एंड दे वर द लास्ट टू सेल वैक्सीन टू एनी कंट्री. दे सेड जब तक मेरा एक सिविलियन वैक्सीनेट नहीं होगा, आई विल नॉट सेल अ सिंगल वायल. So they weaponized the disease, right? They didn't they? And they weaponized their ability to create a vaccine against the disease. Same Russia weaponized gas and energy for Europe. Correct. तो आज यूएस और यूरोप में मन में डर ये है कि उनके यहाँ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसका 80 से 90% रॉ मटेरियल चाइना से आता है. नो, यूएस एंड यूरोप इज आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ चाइना. सो टुमारो दे आर सेइंग इफ यू गो टू वॉर, all China has to do to kill my citizens is to stop selling drugs to me. सही बात है. मेरे citizens तो ऐसे ही मरने शुरू हो जाएंगे because उनके पास दवाइयाँ नहीं है. So they are trying to diversify away from that. Now, which is a country which has enough capacity and is politically friendly to these countries? India. तो ये इंडियन मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है मेक इन इंडिया इवन इन फार्मा, बट उनसे ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं सामने वाले कि अरे भाई मेक इन इंडिया. सो मैं आपको बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैदराबाद में, मैं उनसे मिला, एपीआई बनाते हैं, रॉ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. मैंने उनको पूछा कि सर कैसा चल रहा है? बोला यार आज बहुत ही अजीब दिन था. मैंने कहा क्या हुआ? ये सर 150-200 करोड़ की टॉप लाइन की कंपनी, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी मिड साइज कंपनी.
तो मैंने बोला सर क्या हो गया? बोला यार हमको ना पहली बार एक हफ्ता पहले एस्ट्राजेनेका से एक इंक्वायरी आई. अच्छा. एस्ट्राजेनेका इज अ $70-80 बिलियन जायंट. उससे एक ऐसी छोटी सी कंपनी को इंक्वायरी आना ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी बात थी. इनके लाइफ का एक माइलस्टोन है. हाँ. तो मैंने बोला तो हाँ तो किसमें बहुत खुशी की बात है. बोला यार मेरा कैपेसिटी 100% यूटिलाइज्ड है, नया कैपेसिटी बैठा रहा हूँ, बट वो तो 6 महीने तक रेडी होगा नहीं, तो मैं ऑर्डर को सर्विस कैसे करता. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने परचेज मैनेजर को बोला कि पता करो कि ये अभी कहाँ से खरीदता है और कितने में खरीदता है. तो वो आके बोला सर चाइना से खरीदता है, $400 kg खरीदता है. तो मैंने उसको बोला 525 का कोटेशन भेज दो. तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ऑर्डर नहीं आएगा और दूसरा ये इज्जत रह जाएगी कि भाई हमने एस्ट्राजेनेका को मना नहीं किया. राइट. उसे 525 का भेज दिया, ऑर्डर आ गया. Oh shit. अब वो बोलता मैं कहाँ से बनाऊँ, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं थर्ड पार्टी को कहाँ से पकड़ूँ. तो वो फंसा हुआ था. तो ये दिस इज द सिचुएशन. द प्राइस इज नो लॉन्गर रिलेवेंट फॉर द कस्टमर्स. दे आर सेइंग द डेस्टिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइस टुडे. द ओरिजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ऐसा कुछ वहाँ लॉ पास हुआ है कि इतना परसेंटेज आपको नॉन चाइना से लेना ही पड़ेगा? नहीं, इसलिए प्राइस हो रहा है. क्वांटिफाइबल नहीं है. ऐसा कुछ क्वांटिफाई उन्होंने किया नहीं है, बट दे आर एक्टिवली डिस्करेजिंग इंडस्ट्रीज. आपके ऑडियंस भी पढ़ सकती है, बायोसिक्योर एक्ट. It is a proposed bill. It is not yet signed into a law, but it may soon get signed into a law. Okay. तो बायोसिक्योर एक्ट पे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि a lot of pressure has been put on the pharma industries across Western economies कि आप लोग चाइना से थोड़ा प्लीज डिवर्सिफाई करो. You have to look for an alternative vendor, and the only viable alternative vendor in size is India. क्यों ये बाकी वियतनाम और ये लोग? साइज कैपेसिटी का है. सो चाइना इंडिया इज एक्चुअली फार्मा में बहुत बड़ा है क्या? 1980 के पहले वर्ल्ड का मेजॉरिटी एपीआई सप्लायर इंडिया था. 1980s में चाइना केम अप विद एपीआई पार्क्स, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, लेबर सस्ता था. तो वो सारा बिजनेस इंडिया से चाइना शिफ्ट हो गया और हमने करने दिया बिकॉज हम फॉर्मुलेशंस में आ गए. हम एंड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए. अच्छा. तो वी सेड कि ठीक है हम एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, तुम बैक एंड रॉ मटेरियल बनाओ. और चाइना ने उस बैक एंड की कैपेबिलिटी को वेपनाइज करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया थ्रू द कोविड वैक्सीन एज वी सॉ. सो हमारे पास हमेशा से कैपेसिटी थी, बट वो इंडस्ट्री सिक हो गई थी बिकॉज हमने सारा कस्टमर को चाइना शिफ्ट कर दिया. तो हमारे में ऐसी क्या बात है कि हम पहले से बना रहे थे एपीआई? नहीं, हमारा केमिकल इंजीनियरिंग एबिलिटी. So yes, chemical engineering in India is perhaps one of the most skilled chemical engineering country in the entire world. Okay. Is India. Okay. And pharmaceutical drugs are chemicals. Right. So chemical engineering has been a big forte for a very, very long time. Okay. For decades. For decades. And the cost of chemical engineers is just not the quality of education. The cost of the engineer who comes to work, that is also significantly lower if you compare it to any other economy in the world. अच्छा. So that is the reason why health care हमारे लिए बहुत important subject रहा है. The चौथा bucket where we see some mean reversion is urban discretionary. Now आप last का 24 महीना देखो इंडिया में, you will find a few amazing problems. Apple iPhones have grown faster than Samsung. Mercedes sales have grown faster than Maruti sales. Right? HVAC का sales has grown faster than window AC sales. Now, if you ask me, ये जो products हैं HVAC या Rolex watches या Apple iPhones, this is top 0.5% of our country, right? 99.5% of our country cannot afford these products. So 0.5% of our country has been driving consumption and GDP and all of that. 99.5% have been sitting out. तो अर्बन डिस्क्रिशनरी में ये जो वो आइटम्स है, जैसे कुछ सस्ते कुकर हो गए, वायर्स एंड केबल्स हो गए, सीमेंट हो गया, ये जब तक हमारी नॉर्मल जनता के पास पैसा नहीं आएगा, ये सब कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाला. बरोबर है. तो वो एक बकेट है जहाँ हमको लगता है कि अब जो ये जॉब क्रिएशन की बात चल रही है, या इकोनॉमी को और वाइड बेस करने की बात चल रही है, ब्रॉड बेस करने की बात चल रही है, जब ये होगा तो अर्बन डिस्क्रिशनरी में भी ग्रोथ आएगी. तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं, 2 व्हीलर्स, एंट्री लेवल कार्स, कूलर्स, फैंस, सो ये प्रोडक्ट्स तब बिकेंगे जब अर्बन में जो आपका 0.5% के नीचे की जो जनता है उनके हाथ में पैसा आएगा, विच विल कम थ्रू एम्प्लॉयमेंट. तो वी हैव सीन दिस फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट. एंड IT, एज आई सेड, सो IT में बेसिकली वो US में रिसेशन आएगा, यूरोप में रिसेशन आएगा, लोग सोचते रहते हैं, बट वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा चुके हैं, रिसेशन तो आया नहीं. अब जब नेक्स्ट उनको रिसेशन का कोई भी खतरा दिखेगा, वो इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे. तो आपकी IT कंपनीज की जो डिस्क्रिशनरी जो इनकम होती है वो होती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड बैंक्स जनरली वेट फॉर अ मोर लिक्विड एनवायरमेंट टू स्पेंड मोर ऑन IT. So the moment Fed cuts rates, everybody else will follow, because if you see Bank of England and all that, they generally follow the Fed, and the liquidity will grow, and that will create more order flow for companies which are IT companies in India. आपने टेलीकॉम यहाँ मेंशन किया है. So टेलीकॉम में भी US का नहीं, डोमेस्टिक टेलीकॉम, डोमेस्टिक मोस्टली. हाँ, सो आप देखेंगे आरपूस बॉटम कर गए थे. हाँ, क्योंकि ये अब तो बढ़ाने लगे. ये तो मार्च का है आपका, मार्च का डेटा है, तो आरपूस बढ़ने लग गए. तो हमने ये स्टडी किया ग्लोबली कि 2 या 3 लार्ज प्रोवाइडर हर कंट्री में है टेलीकॉम, और इंडिया में भी 2-3 ही है. लेकिन ये प्राइस काटते जा रहे थे बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. नाउ दे हैड कम टू अ पॉइंट वेयर अगर भारती का लेवरेज और वोडाफोन का लेवरेज देखते उस टाइम पे 6 महीना पहले, तो वो लेवरेज इस लेवल पे आ गया था कि अभी भी अगर ये आरपू नहीं बढ़ाते
तो प्रॉब्लम हो जाती है इनके बैलेंस शीट पे, सॉल्वेंसी का इशू होता। तो अब आरपू बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि सॉल्वेंसी का रिस्क कोई नहीं फेस करेगा, कस्टमर आए चाहे नहीं आए। ऑलरेडी इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो गया। तो नाउ दे आर नो लॉन्गर कीन ऑन अ हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, नाउ दे आर कीन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट। दैट इज वेयर द आरपू इंक्रीजेज आर कमिंग। बाय द वे, मैं यही आपको यूपीएल के बारे में बोल रहा था कि ये क्लोज टू सॉल्वेंसी आते ही प्राइसिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। नोबडी टेक्स अ रिस्क ऑन सॉल्वेंसी। सेम थीम है, सेक्टर्स अलग अलग हैं पर थीम सेम है कि कहीं ना कहीं जाके चीज़ें बॉटम आउट होती है। कहाँ बॉटम आउट होती है? जहाँ कंपनी पे सॉल्वेंसी रिस्क आ जाए, वहाँ बॉटम आउट हो जाती है। तो वो हम एक हमारा माइलस्टोन है, हम देखते हैं कि अगर सॉल्वेंसी रिस्क आने वाली है तो या तो प्राइस बढ़ेगा या मर जाएगा। तो अगर एक दो प्लेयर होंगे तो शायद मर जाएगा, अगर ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तब तो प्राइस ही बढ़ेगा। करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अरे आदित्य, एक्चुअली मन नहीं भरा। वो कहते हैं ना, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, आप इतना ही समय दिए बहुत है, लेकिन मैं कमिटमेंट आपसे ले रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कलकत्ता आएंगे, हाँ सर, तो फिर एक रिकॉर्डिंग करेंगे सर, पक्का करेंगे। क्योंकि आई थिंक कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि वो समझाते बहुत अच्छा, सिखाते बहुत अच्छा है, नेचुरली वो टीचर है। आई थिंक यू हैव दैट कैपेबिलिटी। थैंक यू सो मच। हाँ, कहीं से तो आया ये दादाजी से आया है कि बाबा नहीं, जी से आया है? एक्चुअली माय वाइफ इज अ टीचर। आई डोंट नो, उनसे तो जीन्स नहीं आए होंगे बट उनको देख देख के सीखा हूं शायद। नहीं, अमेजिंग। मतलब आप में बहुत नेचुरल, आई एम श्योर मेरी ऑडियंस जो वो भी ये बात को एग्री करेंगी कि यू हैव दिस अमेजिंग एबिलिटी टू टीच सो नाइसली। तो और मैं आपको सुनता भी हूँ बाय द वे, ट्विटर स्पेस में आदित्य कभी कभी बोलते हैं तो मुझे अलर्ट आ जाता है। वहीं से मैं इनसे कनेक्ट कर पाया कि आदित्य एक चाहिए मेरे को। तो आप भी ट्विटर में अगर हैं तो आदित्य को फॉलो कीजिएगा, उनका ट्विटर हैंडल वीडियो के नीचे दे दूंगा। प्लीज़ डू फॉलो, बिकॉज दिस आर टैलेंट वी शुड लर्न फ्रॉम। कहाँ आप इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़े हुए जो रियल मार्केट के लोग हैं उनको समझिए, उनसे सीखिए, तो आप रियल खुद बनेंगे, नहीं तो आप भी रील बन के रह जाएंगे। ऑलराइट आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक। रियली प्लेजर लिसनिंग टू यू। बस आप ऐसे अच्छा करते हैं, आप कलकत्ता का झंडा भी आगे बढ़ाते रहिए, बिल्कुल, और अच्छा करते रहिए लाइफ में। थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू। सो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं था, आई थिंक अच्छा था। तो छोटा अगर लगा आपको, अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स टू स्प्रेड एवरीवेयर। बहुत ही यूनिक कंटेंट, यूनिक लर्निंग, और काम आएगा। और हो सके तो अपने बच्चों में ये वीडियो दीजिए। Let our younger audience learn these things early in their life so that we have much better wealth creating journey in our country. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हमारे पिताजी लोगों ने शायद इक्विटी इन्वेस्टमेंट को उतना सीरियसली नहीं लिया। ये गलती हम ना करें और हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाएं ये, और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट दीजिएगा, डू मेंशन, आदित्य को फॉलो कीजिएगा। अगर क्वेरीज हैं कुछ तो मैं आदित्य को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो कभी समय निकाल पाएँ तो कुछ लिमिटेड ऑडियंस के लिए हम इनसे समय ले लेंगे। लिमिटेड ऑडियंस के लिए हम कुछ वेबिनार करेंगे, ताकि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो आदित्य उसका जवाब दे पाएँ। अगर वो एग्री कर जाएंगे तो मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दे दूँगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.